गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं हूँ इसाक सर और मेरा यूट्यूब चैनल सृजन क्लासेस बाय रंजन सर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हम केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा रहे हैं और आइए उस चैप्टर में एक नए टॉपिक का देखा जाए। सबसे पहले ये हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, आपको 2012 में ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर यदि बोर्ड पर आपको सही तरह से उतार नहीं पाते हैं तो आप टेलीग्राम ऐप्स में जाइएगा और उसमें ढूंढिएगा, उसमें लिखा हुआ केमिकल काइनेटिक्स का असाइनमेंट, आप वहां से अच्छी तरह से उतार सकते हैं। और देखिए जितना भी टॉपिक है, जितना हम बता चुके हैं, खाली उसको सजाकर लिख देना है। क्वेश्चन देखा जाए बाबू, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता की परिभाषा दें। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट वेग स्थिरांक कहा जाता है गति स्थिरांक को। वेग स्थिरांक कहा जाता है गति स्थिरांक को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम आपको गति स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त किए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ही जो व्यंजक प्राप्त किए हैं वही यहाँ जस की तस लिख देना है। बात समझ में आए? क्वेश्चन क्या है एक बार और समझा जाए। अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता की परिभाषा दे। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक प्राप्त करें। एक क्वेश्चन आपको 2012 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो आइए हम आपको इस क्वेश्चन की जवाब आप कैसे देंगे। पहले तो आप अभिक्रिया की कोटि की व्याख्या करना है। अभिक्रिया की कोटि लिखिएगा, अंडरलाइन और डैश दीजिएगा इस तरह से बाबू मेरे भाई। आंसर देखा जाए, आंसर देना पहले किसके बारे में, अभिक्रिया की कोटि लिख करके अंडरलाइन और डैश इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, वर्णन करना है, जो आपको एक बार नहीं 2-3 बार बताए होंगे। कैसे लिखेंगे चलिए आइए इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। क्या कि अवकल वेग समीकरण में सांद्रता के घात या घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। एक बार और समझ जाए आंसर कैसे लिखेंगे। अभिक्रिया की कोटि लिख करके अंडरलाइन और डैश देना है, इसके बारे में डिफाइन करना है, व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे लिखेंगे। अवकल वेग समीकरण में सांद्रता के घात या घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जो भिन्नांक के रूप में पाया जाता है, इसका मान 0 नहीं हो सकता है, यह एक प्रायोगिक मान है। इसके बाद नीचे एक आध गो एग्जाम्पल दे देना है। फिर एक बार सुना जाए, अभिक्रिया की कोटि लिख करके अंडरलाइन और डैश देना है और क्या लिखना है, अवकल वेग समीकरण में सांद्रता के घात या घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। जो भिन्नांक के रूप में पाया जाता है, इसका मान 0 कभी नहीं हो सकता है, यह एक प्रायोगिक मान है। उदाहरण लिखेंगे क्या, CH3 COO C2H5 प्लस H2O एरो CH3 COO H प्लस C2H5 OH। नीचे लिखेंगे R बराबर K इंटू बड़ी ब्रैकेट CH3 COO C2H5 के पावर 1 इंटू C बड़ी ब्रैकेट H2O के पावर 0। नीचे लिखेंगे कैसे, एक बार देखिए बोर्ड पर, इसका उदाहरण कैसे देंगे बाबू। CH3 COO C2H5 प्लस H2O एरो CH3 COO H प्लस C2H5 डॉट OH। चलिए भाई इस अभिक्रिया से अवकल वेग समीकरण लिखते हैं। R बराबर बड़ी ब्रैकेट
बड़ी ब्रैकेट प्रतिकारक के रूप में पहला पदार्थ है एथिल एसीटेट, तो बड़ी ब्रैकेट CH3COO के पावर 1 इंटू बड़ी ब्रैकेट के पावर 0। तब बताओ बाबू क्या कहता परिभाषा, सांद्रता के घात या घातों का योग। योग कब होगा, जब सांद्रता 1 से ज्यादा रहेगा तब। तो बोलो मेरे भाई कोटि बराबर, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 0 है, तो 1 प्लस 0 बराबर 1, मतलब इसकी कोटि 1 आया। कोई दिक्कत है? इस एग्जाम्पल को, इस उदाहरण को हम आपके सामने कई बार पेश किए। एक बार ऊपर से रिप्रेजेंट करते बाबू, अभिक्रिया की कोटि लिख करके अंडरलाइन और डैश देंगे और लिखेंगे ही कि अवकल वेग समीकरण में सांद्रता के घात या घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, जो भिन्नांक के रूप में पाया जाता है। इसका मान 0 नहीं हो सकता है, यह एक प्रायोगिक मान है। उदाहरण लिख करके नीचे से लिखेंगे CH3COO प्लस H2O एरो CH3COOH प्लस C2H5OH। नीचे से लिखेंगे R बराबर K इंटू बड़ी ब्रैकेट CH3COO C2H5 के पावर 1 इंटू बड़ी ब्रैकेट H2O के पावर 0, कोटि बराबर 1 प्लस 0 बराबर 1। ये आपका व्याख्या हुआ किसका, अभिक्रिया की कोटि का। अब हमको व्याख्या करना है आणविकता का। किसकी आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता, जो हम आपको 1-2 बार बताएं। आइए उसको कैसे व्याख्या करेंगे बाबू। देखो दोस्त, अभिक्रिया की, थोड़ा सा मिटाने दो बाबू। हाँ बुआ, छोटू, तो अभिक्रिया की कोटि की व्याख्या किए। अब इसके बाद अभिक्रिया की आणविकता, जब अभिक्रिया की कोटि का एक्सप्लेन हुआ, उसके बाद नीचे अभिक्रिया की आणविकता की व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है, जो आपके बीच में कई बार एक्सप्लेन किए हैं, कई बार व्याख्या किए हैं। तो हम क्या लिखेंगे बताओ मेरे भाई अभिक्रिया की आणविकता के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के मतलब केमिकल रिएक्शन के, रासायनिक अभिक्रिया के प्रथम चरण में, रासायनिक अभिक्रिया कैसे बाबू, अभिक्रिया की आणविकता लिख करके अंडरलाइन और डैश दीजिएगा। इसके बारे में क्या लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रथम चरण में आपस में टकराए गए प्रतिकारक के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। क्या, रासायनिक अभिक्रिया के प्रथम चरण में आपस में टकराए गए प्रतिकारक के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, जो हमेशा धनात्मक पूर्णांक के रूप में पाया जाता है। इसका मान प्रायः 1 या 2 होता है, कभी कभी 3 भी हो सकता है, लेकिन इसका मान 0 कभी नहीं हो सकता है। यह एक सैद्धांतिक मान है। एक बार और समझा जाए, अभिक्रिया की आणविकता का एक्सप्लेन करेंगे कैसे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रथम चरण में आपस में टकराए गए प्रतिकारक के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, जो हमेशा धनात्मक पूर्णांक के रूप में पाया जाता है। इसका मान प्रायः 1 या 2 होता है, कभी कभी 3 भी हो सकता है, लेकिन 0 कभी नहीं हो सकता है। यह एक सैद्धांतिक मान है। उदाहरण क्या लिखेंगे बाबू, CH3, नीचे से रिएक्शन केमिस्ट्री है तो आपको रिएक्शन देना होगा। उदाहरण में CH3 CH3COO C2H5 प्लस H2O एरो CH3COOH प्लस C2H5OH। अब आइए, इसलिए
अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता बराबर क्या लिखेंगे कि अभिक्रिया के प्रथम चरण में आपस में टकराए गए। तो बताओ मेरे भाई, अभिक्रिया में प्रतिकारक के रूप में ए है, इसमें पहला प्रतिकारक रूप में एथिल एसीटेट और दूसरा है जल, इसका गुणांक 1, मतलब इसका भी एक अणु है और इसका भी एक अणु है। तो यहाँ पर आपस में के अणु टकराएगा, 2 अणु टकराएगा, यानी इस रिएक्शन का, इस अभिक्रिया की आणविकता होगा 1 + 1 = 2। ये आपका एक्सप्लेन हुआ, व्याख्या हुआ अभिक्रिया की आणविकता। देखिए भाई, एक क्वेश्चन है, पहले अभिक्रिया की कोटि की व्याख्या करना है, फिर अभिक्रिया की आणविकता का व्याख्या करना है, फिर नीचे लिखना, फिर व्याख्या, फिर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है। इसमें 3 क्वेश्चन है, पहले अभिक्रिया की कोटि की व्याख्या करना है, उसके बाद अभिक्रिया की आणविकता का व्याख्या करना है, उसके बाद नीचे लिखना है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 में हम गति स्थिरांक प्राप्त किए थे, गति स्थिरांक को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। तो जो वहां वेग स्थिरांक में आपको एक्सप्लेन या बताए थे या जो प्रूफ किए थे, उसी को यहाँ हूबहू उतार देना है। तो बताओ, पहले अभिक्रिया की कोटि के व्याख्या, फिर उसके बाद अभिक्रिया की आणविकता के व्याख्या किए, उसके बाद नीचे लिखेंगे क्या चीज, बताओ मेरे भाई, नीचे लिखेंगे दोस्त प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट वेग स्थिरांक का समान व्यंजक की लिख करके अंडरलाइन और डैश देंगे। तो बताओ मेरे भाई, चाहे तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक ज्ञात करना हो, चाहे तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना हो, चाहे तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त, एक बार सुना जाए, चाहे तो प्रथम कोटि का व्यंजक प्राप्त करना हो, चाहे तो प्रथम कोटि के लिए गति स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना हो, चाहे तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना हो, तीनों क्वेश्चन में लैंग्वेज यानी भाषा 90% यानी 90% एक ही होगा। फर्क इतना है कि लास्ट पॉइंट में हल्का चेंज किया जाता है। तो बताओ मेरे भाई, भाषा क्या लिखेंगे कि मान लिया कि एक्स एरो वाई जो लिखा है, मान लिया कि हम किसका एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो ये व्यंजक कैसे निकलेगा, ये फार्मूला कैसे निकलेगा, तो पहले भाषा क्या लिखेंगे कि मान लिया कि एक्स एरो वाई एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। मान कैसे लिखेंगे बाबू, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट वेग स्थिरांक का व्यंजक, और इसका लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि मान लिया कि एक्स एरो वाई एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसकी प्रारंभिक सांद्रण ए है, जिसकी प्रारंभिक सांद्रण ए है, जो t समय के बाद उसका अंतिम सांद्रण a-x हो जाता है। मान लिया कि एक्स एरो वाई एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका प्रारंभिक सांद्रण a है, जो t समय के बाद उसका अंतिम सांद्रण a-x हो जाता है, जबकि अभिक्रिया की दर dx/dt है। एक बार और सुना जाए, मान लिया कि एक्स एरो वाई एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसकी प्रारंभिक सांद्रण a है, जो t समय के बाद उसका अंतिम सांद्रण a-x हो जाता है, जबकि अभिक्रिया की दर dx/dt है। पैराग्राफ चेंज करेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर
उसके प्रतिकारक के सांद्रण का समानुपाती होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके प्रतिकारक के सांद्रण का समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया की दर को dx बटे dt प्रतिकारक के सांद्रण a-x दोनों के बीच में समानुपाती का संबंध होता है। इसके बाद इसको कैलकुलेशन करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे। यहाँ पर वेग स्थिरांक आ रहा है, तो यहाँ पर अगर खाली व्यंजक बोले प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक तो t बराबर दिखाना है। अगर गति स्थिरांक या वेग स्थिरांक पूछे तो k बराबर दिखाना है। दो ये बात तो याद करना है। सिर्फ व्यंजक पूछे तो t बराबर दिखाना है, अगर गति स्थिरांक या वेग स्थिरांक पूछे तो k बराबर दिखाना है। तो आइए इसी बात को हम बोर्ड पर लिखते हैं। चलिए हाँ बाबू, तो देखिए क्वेश्चन क्या था एक बार और याद करा देते हैं कि 2012 में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता की परिभाषा दें। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट वेग स्थिरांक के लिए समान व्यंजक प्राप्त करें। इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए सबसे पहले अभिक्रिया की कोटि की व्याख्या करेंगे, जो आइए हम बोर्ड पर लिखे, क्लियर कीजिए। आंसर अभिक्रिया की कोटि लिखे हैं, जो बताएं 2-3 बार बताएं। क्या लिखेंगे? अवकल वेग समीकरण में सांद्रता के घात या घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, जो भिन्नांक के रूप में पाया जाता है। इसका मान 0 नहीं हो सकता है या एक सैद्धांतिक मान है। उदाहरण आपको ए दे देना है। ये व्याख्या, ये एक्सप्लेन अभिक्रिया की कोटि हुआ। अब इसके बाद व्याख्या करेंगे अभिक्रिया की आणविकता। तो आइए उस बात को हम बोर्ड पर लिखते हैं। आप एक नजर देखिए पहले इसको, 1 मिनट या 2 मिनट। तो हाँ बाबू, देखा जाए अभिक्रिया की कोटि के बाद किसकी व्याख्या करना? अभिक्रिया की आणविकता, जो आपको बताए हैं, समझाएं, उसी को हम लिखे हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रथम चरण में आपस में टकराए गए प्रतिकारक के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, जो हमेशा धनात्मक पूर्णांक के रूप में पाया जाता है। इसका मान प्रायः 1 या 2 होता है, कभी कभी 3 भी हो सकता है, लेकिन इसका मान माने आणविकता का मान 0 कभी नहीं हो सकता, या एक सैद्धांतिक मान है। और जो उदाहरण बता दिए। अब आइए इसके बाद हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए माने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन ज्ञात करेंगे। किसके लिए? रेट कांस्टेंट के लिए, माने वेग स्थिरांक के लिए। तो अब इसके बाद प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हम वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो वहां पर लिखेंगे क्या चीज? मान लिया कि एक्स एरो बाई एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, जिसकी प्रारंभिक सांद्रण ए है, जो t समय के बाद उसका अंतिम सांद्रण a-x हो जाता है, जबकि अभिक्रिया की दर dx बटा dt है। पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी केमिकल रिएक्शन की दर उसकी प्रतिकारक के सांद्रण का प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है। तो आइए उस बात को हम लिखेंगे। आप लोग थोड़ा सा 1 आध मिनट देखिए इसको बढ़िया से। हाँ दोस्त बाबू, देखिए बोर्ड पर देखिए। तो आइए अंतिम कड़ी, उस क्वेश्चन का तीसरा कड़ी का वर्णन हो रहा, व्याख्या। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट वेग स्थिरांक का समान व्यंजक। तो क्या लिखना? मान लिया कि एक्स एरो बाई एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, जिसका प्रारंभिक सांद्रण A है, जो t समय के बाद उसका अंतिम सांद्रण a-x हो जाता है, जबकि अभिक्रिया की दर dx बटा dt है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रतिकारक के सांद्रण का समानुपाती होता है। तो बताओ मेरे भाई, अभिक्रिया की दर को, अर्थात अभिक्रिया की दर को कोचिबद्ध कहते हैं।
dx बटा dt, और प्रतिकारक का अंतिम साधारण क्या है, a माइनस एक्स। तो इस सेंटेंस के मुताबिक, इस कथन के मुताबिक दोनों के बीच में क्या होगा, समानुपाती। अब चलिए ये समानुपाती चिन्ह हटाकर, प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाकर अगर इक्वल टू देते हैं, बराबर देते हैं, तो राइट ओर एक कांस्टेंट को दिखाना होता है, एक अचर को दिखाना होता है, एक स्थिरांक को दिखाना होता है, एक नियतांक को दिखाना होता है। तो आइए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। dx बटा dt बराबर दिए, इधर लिखेंगे कोई कांस्टेंट इनटू a माइनस एक्स, बगल में लिख देंगे जहां के एक स्थिरांक है, के एक स्थिरांक है जिसको विशिष्ट वेग स्थिरांक कहते हैं। कोई दिक्कत है बाबू? फिर यहां से आइए, dx बटे dt समानुपाती a माइनस एक्स, समानुपाती चिन्ह हटकर बराबर आया, तो इधर कोई कांस्टेंट को देखाएं, स्थिरांक को देखाएं, बगल में लिख देंगे जहां के एक स्थिरांक है, नियतांक है, जिसको विशिष्ट वेग स्थिरांक कहते हैं। अब इसी को कैलकुलेशन करना है, हल करना है, और हल कर करके वेग स्थिरांक का व्यंजक, वेग स्थिरांक का सूत्र तो आपको याद होना चाहिए। वेग स्थिरांक को के कहते हैं, तो यहाँ पर आपको के का फॉर्मूला यानी सूत्र दिखाना है। एक मिनट देखिए और इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए भाई, तो कैलकुलेशन इसी को करते हैं। इधर देख, इधर बटा dt है, इधर बटा में है, भाग में, तो इधर आ जाएगा dt, गुना में आ जाएगा। आइए देखिए इस बात को ऊपर बढ़ाते हैं दोस्त। चलिए, dx बराबर k इंटू एक्स माइनस ए माइनस एक्स इंटू dt। आइए इस बात को मिटाते हैं बाबू। चलो देखो बाबू, अब आइए इधर dx है, इसका मतलब हुआ कि x वाले टर्म को फिर बार समझा जाओ। ये dx है, मतलब कि ये dx है माने x से रिलेटेड है, तो इसका अर्थ होता है कि x वाले पद को लेफ्ट ओर कर दीजिए, तो इधर x वाला पद a माइनस एक्स है, तो इधर इनटू इधर आकर भागा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। dx बटा a माइनस एक्स बराबर k इंटू dt। आइए इसको लिख सकते हैं 1 बटा a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, के इंटू डी टी। इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे। आइए बाबू क्या लिखेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर माने इधर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे और इधर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे। क्या होगा बाबू, इंटीग्रेशन 1 बटा a माइनस एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन k इंटू डी टी। अब आइए यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो हम आपको बताए थे कि जिसके सापेक्ष निकालना हो उससे रिलेटेड जो पद होगा, चर होगा, वेरिएबल होगा और बाकी कांस्टेंट होगा, अचर होगा। तो इसके मुताबिक जो k है अचर है, कांस्टेंट है, इसलिए इसको इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों।
इंटीग्रेशन 1/a-x इंटू डी एक्स। के को बाहर करें तो k इंटू इंटीग्रेशन डी टी। अब आइए 1/a-x का इंटीग्रेशन हम किस पर निकालेंगे? 2 बार या 3 बार बताए हैं, हम इसका इंटीग्रेशन 1/x पर निकालेंगे। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, log mod x या in x। तो यहां पर आप 1/x का इंटीग्रेशन निकालना in x पर। तो अब आइए इसका इंटीग्रेशन 1/x पर निकालेंगे, लेकिन यहां पर x के जगह a-x है, यानी जब हम फार्मूला के रूप में सेट करेंगे तो जहां x रहेगा वहां a-x देंगे। आइए बाबू पढ़ते हैं दोस्त। तो क्या होगा? 1/1 - x का इंटीग्रेशन 1/x पर, तो क्या होता है? in x, x के जगह a-x। चलिए फार्मूला, अब आइए कंसेप्ट बताए थे कि इंटीग्रेशन में फार्मूला लागू करने के बाद चर के गुणांक पर ध्यान दिया जाता है। अगर गुणांक 1 हो तो ज्यों के त्यों छोड़ दिया जाता है, अगर गुणांक 1 के अलावा हो तो उस गुणांक से वहां पर भाग दे दिया जाता है। तो बोलो किसके सापेक्ष है? x के सापेक्ष है, माने यहां पर x चर हो गया, तो x का गुणांक बोलो -1, यानी 1 के अलावा है, यानी यहां पर -1 से हम भाग देंगे। -1 बराबर k इंटू बोला जाए dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन y, dz का इंटीग्रेशन z, dr का इंटीग्रेशन r। तो उसी तरह से dt का इंटीग्रेशन t, यानी इतना का मान t होगा। और आपको बताए थे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ा जाता है। आइए अब बताइए, अगर 20 में -1 से भाग देंगे तो -20, 30 में -1 से भाग देंगे तो -3। ठीक उसी तरह से इन a-x में -1 से भाग देते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? -in a-x। कोई दिक्कत है बाबू? आइए इसके बाद यहां इस रफ को मिटाते हैं दोस्त। आइए बाबू इधर देखें थोड़ा सा क्या होगा। इसलिए -in a-x बराबर kt + c समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आइए कंसेप्ट याद किया जाए। आपको 2-3 या 3-4 क्लास पहले बताए थे कि यदि t बराबर 0 मतलब इनिशियल टाइम 0 तो लास्ट कॉन्स्टेंटेशन मतलब जब इनिशियल टाइम 0 मतलब t बराबर 0 तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है, यानी अंतिम सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होता है। एक बार और समझा जाए, जब t बराबर 0 तब अंतिम सांद्रता मतलब a-x प्रारंभिक सांद्रता मतलब a दोनों इक्वल होगा, बराबर होगा। कब? जब t बराबर 0 हो तब। आइए यहां देखा जाए, जब t बराबर 0 तब अंतिम सांद्रता a-x, अब प्रारंभिक a दोनों क्या होगा? बराबर होगा। अब समझिए, जब यहां पर t बराबर हम 0 देंगे तो a-x के जगह a-x के जगह a देंगे। एक बार और समझा जाए, जब t बराबर 0 माने t के स्थान पर 0 तो a-x के स्थान पर a देंगे। आइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आइए, इक्वेशन फर्स्ट से क्या है दोस्त? चलिए फर्स्ट से, फर्स्ट आपका ये है, पढ़ते हैं -in a-x, तो a-x की जगह ये बराबर के स्थान पर बराबर k गुना t के जगह 0 प्लस c, पढ़ते हैं दोस्त इन a k में 0 से गुना 0 प्लस c, इसलिए c बराबर -in a। अब आइए बाबू c का मान रिटर्न कर देंगे इक्वेशन नंबर
फर्स्ट में, यानी लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में सी का वैल्यू पुट करने पर, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी सी का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में सी का मान रखने पर, चलिए आइए इक्वेशन फर्स्ट से आए बाबू। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बताइए, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? माइनस इन ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी, यही आपका इक्वेशन फर्स्ट है। इस फर्स्ट में सी के वैल्यू को रख देना है। तो आइए आप एक बार बढ़िया से 1 मिनट देखिए, उसके बाद मिटा देंगे और आगे के कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। हाँ दोस्तों, आइए इक्वेशन फर्स्ट में सी के वैल्यू को पुट करते हैं। तो आप सी का वैल्यू देखे होंगे, हम तो मिटा चुके हैं। सी का वैल्यू होगा माइनस इन ए। आइए इक्वेशन फर्स्ट में सी की जगह क्या पुट करेंगे? माइनस इन ए। देखो बाबू, यहीं से आगे बढ़ाते दोस्त, माइनस इन ए माइनस एक्स बराबर के इंटू सी, सी का वैल्यू पुट करो, क्या निकाले थे? माइनस इन ए। इसी को आप आगे बढ़ाते कैलकुलेशन करते हैं दोस्त। देख बउआ, ए प्लस ई माइनस, तो प्लस माइनस 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 हो जाएगा। माइनस इन ए माइनस एक्स बराबर के टू प्लस माइनस माइनस इन ए। अब इन वाले टर्म को एक साइड कर दीजिए। तो आइए इन वाले टर्म को, इन वाले पद को लेफ्ट ओर ले जाते हैं। तो बताओ मेरे भाई, इस पर गौर करो, ये नेगेटिव है, ये पार्टी आकर पॉजिटिव हो जाएगा। बोला जा तो क्या होगा? इन ए पहले से लेफ्ट ओर क्या था, माने एलएचएस में पहले से क्या था? माइनस इन ए माइनस एक्स। आइए बराबर हम क्या लिखेंगे? के इंटू टी। तो इन का मतलब होता है लॉग, तो जो प्रोसेस लॉग में होता था वही प्रोसेस इन में करना है। तो आपको याद होना चाहिए कि लॉग में जब माइनस रहता है तो उसको बटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे उसको फॉर्मूला के रूप में पढ़ते हैं कि लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम बटा एन, यानी माइनस रहेगा तो बटा में कर देना है। तो जो प्रोसेस लॉग में होता है वही प्रोसेस इन में होता है। तो देखा जाए भाई, इन ए माइनस एक्स, अगर इसको एक साथ करिएगा, इन इतना बटा इतना, ए बटा ए माइनस एक्स बराबर के टी। आपको याद होना चाहिए इनका वैल्यू 2.303 लॉग, इनका वैल्यू 2.303 लॉग। अब क्या करना है? इस इक्वेशन में जहां इन रहे वहां पुट कर देना है 2.303 लॉग। आइए इन के जगह 2.303 लॉग। अब चलो बचा क्या? ए बटा ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी। याद करो, कई बार बोले, अगर फर्स्ट ऑर्डर का सिर्फ एक्सप्रेशन पूछे कि सिर्फ व्यंजक पूछे तो वहां पर टी बराबर दिखाना है। अगर वेग स्थिरांक का व्यंजक पूछे या गति स्थिरांक का व्यंजक पूछे तो वहां पर के बराबर दिखाना है। तो क्वेश्चन में आपको वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालना है तो हम क्या दिखाएंगे? के का मान, यानी टी को उठा करके लेफ्ट ओर ले आना है, माने एलएचएस की ओर लाना है। तो ये गुना है तो इधर आकर भागा होगा। चलिए क्या रिजल्ट आएगा? 2.303 लॉग ए बटा ए माइनस एक्स, बताओ बढ़िया से, इनटू इधर आकर भागा होगा बराबर। बराबर हम क्या लिखेंगे? के, यानी के बराबर आपको ए हो जाएगा। बोलिए बाबू, इसलिए के बराबर क्या रिजल्ट आया? 2.303 बटा टी इंटू लॉग ए बटा
a माइनस एक्स, यही आपका हो गया व्यंजक। अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक या गति स्थिरांक के व्यंजक को बताएं, लिखें। अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए गति स्थिरांक या वेग स्थिरांक के व्यंजक को बताएं, तो आंसर आप क्या देंगे? के बराबर। क्वेश्चन सुना जाए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक या वेग स्थिरांक के व्यंजक को बताइए, लिखिए। तो आंसर लिखना है क्या? के बराबर 2.303 बटा टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स, यानी यही आपका व्यंजक हो गया। किसके लिए? गति स्थिरांक या वेग स्थिरांक के लिए। भेयर जहां अर्थ बताओ, के का मतलब हो गया विशिष्ट वेग स्थिरांक, विशिष्ट वेग स्थिरांक, उसके बाद टी का मतलब बोलो रिएक्शन को संपन्न होने में लगा समय। ए का मतलब हुआ प्रारंभिक सांद्रण, ए माइनस एक्स का मतलब हो गया अंतिम सांद्रण, यानी वो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इतना कब लिखेंगे? जब एग्जाम में रहे कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता की परिभाषा दे, उसी में जोड़ रहेगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें, तो उसका आंसर पहले अभिक्रिया की कोटि की व्याख्या करना है, फिर अभिक्रिया की आणविकता की व्याख्या करना है, फिर नीचे लिखना है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट वेग स्थिरांक का व्यंजक। आप पूरा लिख करके आपको यहाँ तक पहुँचना है, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। तो यहाँ से आपको एक बार और बताना चाहते हैं, अगर बताते समय बोर्ड पर अगर हम लोग लिख रहे हैं, आप इसको क्लियर तरह से सही तरह से नहीं उतार पाते हैं, तो आप चले जाइए टेलीग्राम में, वहाँ पर आप खोजिए केमिकल काइनेटिक्स का असाइनमेंट, उसको आप खोलिए, आपको एक पेज नंबर 3 में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सही तरह से उतार सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्त।